मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठकों में 12 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। पहले विजिलेंस से फैसला हुआ कि उपभोक्ताओं को भी और लाभ उठा रहे हैं। बैठक में भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे दोगुना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। कैबिनेट में उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, आरआईजी और एलएमआईजी को लेकर भी फैसला किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। उत्तराखंड आवास नीति इसको भी मान्य कैबिनेट ने अनुमोदन दिया था। तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसका जो डेफिनेशन है, भारत सरकार ने 3 लाख वार्षिक जो इनकम है उससे नीचे वालों को क्लासीफाई किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्टेट ने उसको 3 लाख के बजाय 5 लाख तक का निर्धारित किया है। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, चूंकि पूर्व की पॉलिसी में केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया था। इनफैक्ट भारत सरकार की जो पीएमएवाई परियोजना है वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया था कि एलआईजी और एलएमआईजी जो सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें भी काफ़ी आवास की जो डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर है। तो उसको पूरा करने के लिए एलआईजी और एलएमआईजी कैटेगरी को भी विभिन्न प्रकार के रियायतें इसमें दिया गया है। और जो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया गया है। जैसे 100% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, या जो आपका 15% ईडब्ल्यूएस जो कंपलसरी होता है उसको लॉन्च करेंगे, या 15% ईडब्ल्यूएस के साथ साथ 35% आप एलआईजी और एलएमआईजी भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसको लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की रियायतें दी गई है। और मुख्य रूप से इसके जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का, ये निर्धारण किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो मकान है उसकी सेलिंग प्राइस होगा 9 लाख रुपए और 15 लाख रुपए होगा, 14 लाख रुपए होगा उसके लिए एलआईजी के लिए, और 25 लाख रुपए होगा एलएमआईजी के लिए। ये उच्च सीमा है। तो शेष यूनिट है मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, वो डेवलपर के अपने फ्रीडम है वो जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं। और उसके लिए जो उपभोक्ता हैं उसको जो स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी, जो फाइनल बायर हैं उनको 2 लाख तक की स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी। पहले स्टेट सब्सिडी 1.5 लाख था, उसको बढ़ा करके 2 लाख किया गया है। और साथ में जो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली कुछ अन्य रियायतों के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी सेक्रेटरी हाउसिंग की अध्यक्षता में, फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कौन उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो रीइंबर्समेंट के रूप में होगा। उसमें स्टैम्प ड्यूटी, लैंड यूज कन्वर्शन चार्जेस, इस तरह के कई प्रकार की चीज़ों में रियायतें दी गई है। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे तब डेवलपर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पर्वतीय क्षेत्रों में एक रो हाउसिंग होता है, बाकली बोलते हैं, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए भी इस पॉलिसी में रखा गया था कि कोई डेवलपर उस तरीके के प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं तो उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो सड़क की जरूरत होगी ये सरकार डेवलप करके देगी। और साथ में पर यूनिट उसमें भी सब्सिडी का प्रोविजन दिया गया है। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये 24-25 अभी 24 से ही है। ये अभी इनका एक बैच जो होगा वो 40 से 60 बच्चों का होगा और समय समय पे अलग अलग बैचेस को भेजा जाएगा। इसके अलावा अगला मत था ये मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना। ये हमारे टीचर्स के लिए है, जो हमारी फैकल्टी हैं उच्च शिक्षा विभाग में, उनके लिए भी एक सिमिलर योजना जैसा अभी विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया उसी तरह से शिक्षकों के लिए भी ये योजना लाई गई है, जिसमें जो हमारे शिक्षक हैं वो जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं हमारे देश में भी और उत्तराखंड में भी, उनमें विजिट कराने का और उनका शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कराने की योजना है। उस पर भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा
अनुमोदन दिया गया। इसमें जो प्रतिष्ठित जो हमारी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIM है, हमारे IITs हैं, हमारे IISc हैं, या अन्य जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIM काशीपुर है, रुड़की है, इस तरह के विश्वविद्यालय जो लिए जाएंगे, जो प्रतिष्ठित हैं, उनमें विजिट और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा। अब ये पशुपालन विभाग का मत था, जो गौवंश, जो हमारा निराश्रित गौवंश है, उसके लिए ये आज व्यवस्था तय की गई है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो गौसदन बनेंगे वो शहरी विकास विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे, और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में गौसदन बनाए जाएंगे वो पंचायती राज विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज माननीय मंत्रिमंडल ने ये भी निर्देशित किया है पशुपालन विभाग को कि इसके लिए एक व्यापक नीति लेकर के आई जाए, जिसमें जिलाधिकारियों के स्तर पर निर्णय का अधिकार दिया जाए कि वो कहाँ पे कितनी आवश्यकता है, उसके आधार पे स्वयं इसमें निर्णय ले सकें, और इसके आधार पे एक विस्तृत नीति बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्देशित किया गया है। और ये भी कहा गया है कि सरकार के अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं और अन्य व्यक्ति हैं जो इसको काम करना चाहते हैं, गौ सेवा का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन की कुछ व्यवस्था की जाए। तो वो अगली जो नीति इनकी आएगी उसमें ये व्यवस्था करके लाएंगे। अभी ये जो निराश्रित पशु हैं लगभग 20,000 की संख्या है, वो आवश्यकता के आधार पे, जहाँ कितनी आवश्यकता है उसके आधार पे बनेंगे। विभागाध्यक्ष जो आपकी वित्तीय अधिकार जो होते हैं, वो वित्तीय अधिकार उनको विभागाध्यक्ष के रूप में वो दिए गए थे। मानवाधिकार आयोग एक काफी डॉक्टर्स के चिकित्सकों के संघ की भी एक मांग थी पूर्व में, जो पहले विशेषज्ञ डॉक्टर हमें मिलते नहीं थे, उसके चलते एक विशेष योजना 2016 से चलती थी जो स्पेशल डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के नाम से जानी जाती थी। उस समय जब भी हमारे डॉक्टर्स पहाड़ में एक सर्टेन साल पूरा करते थे, तो उसके बाद उनको एक समय अंतराल के बाद प्रोन्नति दी जाती थी। 2016 में ही जब नया पे कमीशन लागू हो गया, उस समय एक ये व्यवस्था थी कि आपको ऑप्शन देना होता था कि आपके इंक्रीमेंट की तिथि से आप फिक्सेशन करना चाह रहे हैं पे का, या फिर रेगुलर फिक्सेशन करना चाह रहे हैं। तत्समय जो भी एलिजिबल डॉक्टर थे उन्होंने तो अपने पे फिक्सेशन करा लिए थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी बन गई क्योंकि डॉक्टरों को जो प्रमोशन मिलता था वो बैकएंड पे मिलता था, प्रोवाइडेड कि उन्होंने सब्सिक्वेंटली हिल्स में पहाड़ पर जो है वो कार्य किया हो। मतलब किसी को चाहिए था कि वो 4 साल पहाड़ पर काम करेगा, तब जाके उसका 2016 से उसका प्रमोशन लगेगा, लेकिन वो करते करते उसको 2021-22 आ गई। तो उनको जो है वो विकल्प देना वो आवश्यक था। तो उस विकल्प देने के माननीय मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदित किया है। तो ये वित्त से संबंधित विषय थे। एक सहकारिता से संबंधित विषय भी आज माननीय कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत हो गया था। राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली जो 2024 में बनी हुई थी, उसके तहत महिलाओं को सभी हमारी एम्पैक्स है, मल्टी पर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनमें 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो इन आरक्षण के चलते ये सदस्य बनी है उनको वोटिंग का उसमें अधिकार मिले। वो उसमें एक समस्या ये आ रही थी कि पूर्व की जो नियमावली थी, वो नियमावली ये कहती है कि आपको मतदान का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब आप 45 दिन से पहले से 3 साल पहले तक उस कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा एक तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया होना जरूरी है। तो अगर कोई आज अगर सदस्य बनता है तो इस कारण से वो मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता था। तो चूंकि ये नया प्राविधान किया गया हुआ है और महिलाओं को सहकारी समितियों में उनका भागीदारिता प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया था, तो इसलिए ये भी आवश्यक था कि जब तक मेंबर्स नहीं बनते हैं तब तक अध्यक्ष के लिए आपको पर्याप्त ये नहीं मिल पाएंगे, सदस्य नहीं मिल पाएंगे। उसी तरीके से जब प्राइमरी में जो है पर्याप्त महिलाएं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और राज्य के स्तर पर भी नहीं हो पाएगा। व्यावहारिक समस्या को देखते हुए एक बार के लिए छूट प्रदान कर दी गई है
कि उनको इस प्रकार की बैंक की ट्रांजैक्शन करने की कोऑपरेटिव की आवश्यकता नहीं है। इस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया है। Thank you.